अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदा आपसे मुखातिब है नाज़रीन। सोहेल खान अफरीदी साहब ने पहला रद्द-ए-अमल दिया है कोर कमांडर की मुलाकात के बाद। अडयाला जेल के बाहर वो मौजूद हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज ये देखना कि क्या उनकी मुलाकात इमरान अहमद खान न्यादी से होती है या नहीं होती। कोर कमांडर साहब की मुलाकात के बाद सोहेल खान अफरीदी का लहजा तल्ख हुआ। पहले चारसदा में हुआ, फिर आपने खैबर में देखा, फिर आपने करक में देखा कि मजीद तल्ख होता चला गया। DGI SPR साहब की स्टेटमेंट को भी उन्होंने घटिया करार दिया। दो कि उसके बाद नाज़रीन कुछ एक लोग मंजरियाम पर आए, जहां पर हमने देखा कि जायदा साहब आए, जावेद चौधरी साहब मर्दाना के खालिक, मर्दाना उन्होंने बनाई कि उन्हें पता नहीं क्यों महसूस हुआ कि पाकिस्तान में लोग मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं। कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कह रहे हैं कि मैं बचपन से ही काला कलोटा था और मैं बचपन से ही खुद को कहते हैं कि बदशकला था। अब नहीं, मेरे ख्याल में तो खूबसूरत है, हर इंसान खूबसूरत होता है, लेकिन पता नहीं उन्हें क्यों लगा कि मैं काला कलोटा था बचपन में और बदशकला था बचपन में। हालांकि बच्चे तो क्यूट होते हैं, जैसे भी हूँ, काले चिट्टे हूँ, रोड़े हूँ, टिंडे हूँ, जो भी हैं बच्चे तो क्यूट होते हैं। लेकिन जावेद चौधरी साहब का कहना है कि वो बचपन में भी काले कलोटे थे और ऐसे ही थे, ये उन्होंने खुद कहा है। बहरहाल जावेद चौधरी साहब ने भी धमकी लगाई, उसके बाद बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब ने भी धमकी लगाई और अंसार अब्बासी साहब ने भी माशाल्लाह से एक मजहबी टच देकर धमकी दी है। लेकिन उन धमकियों का नाज़रीन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। सोहेल खान अफरीदी उसी जगह पर खड़ा है और आज की जो मुलाकात है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और कोर कमांडर की मुलाकात के हवाले से उन्होंने जो रद्द-ए-अमल दिया वो भी आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ नाज़रीन डकी भाई, अब ये बंदा नाज़रीन एक्टिंग करके उल्टी सीधी हम सबको दिखाते रहे बहुत कुछ और हम सब ने देखा है। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं नाज़रीन, यूट्यूब के जरिए कमाए, फिर मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट के जरिए कमाए हैं, फिर जुआ कंपनियों से इन्होंने पैसे बनाए। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन एक इदारा बनाया गया NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। एक पूरा इदारा FIA में से निकालकर खड़ा किया गया कि जनाब आपने साइबर क्राइम को देखना है, आपने डकी भाई जैसे लोगों को, आपने जुआ कंपनियों को जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, जो मुझे और आपको लूटा जा रहा है, मुझे और आपको तीसरे दिन कॉल आती है, हेलो मैं बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बात कर रहा हूं, थोड़ा 2 लाख रुपया निकल आया, थोड़ा 3 लाख रुपया निकल आया, मैं पीछे ना 26 27 कॉलें करता हूं, फोन कोई नहीं उठाता, या फिर जो 4 पैसे होते हैं वो भी लेकर निकल जाते हैं। तो इन चीजों को कंट्रोल करना था। हैरान कुन तौर पर नाज़रीन हमारे इदारों ने, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने डकी भाई को ऐसा चूना लगाया, उस बंदे से इतना माल निकाला कि डकी को ऐसा पकड़कर नहीं छोड़ दिया। रिश्वत की नाज़रीन एक खौफनाक तारीख रकम की है NCCIA के ऑफिशियल्स ने, और जो FIR आई है नाज़रीन वो खौफनाक है। अब जो नंबर मुबैना तौर पर कोट हो रहा है वो 5 से 7 करोड़ रुपए इन्होंने निकाले हैं। जिन्होंने डकी को इन्वेस्टिगेट करना था, डकी ने खुद ही उन्हें खरीद कर पैसे उनके मुंह में डालना शुरू कर दिए। और डकी वो देखा था ना, हमने शादियों में जाए ऐसे ऐसे करके पैसे फेंकते थे, महसूस ये हो रहा है कि हमारे ऑफिशियल्स के ऊपर ऐसे ऐसे करके डकी पैसे फेंक रहा। उसकी बीवी के नाम के ऊपर पैसे, इतना पैसा लिया गया, मैं आपके सामने रखूंगा जो FIR है। फिर नाज़रीन आज एक इजरायली अखबार ने हमारे मुल्क के हवाले से खबर दी है, वो भी इंटरेस्टिंग है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी ने नाज़रीन आज बड़ा वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि ना मेरे हवाले से 3 जजेस ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस ने फैसला दिया, अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंट है उन्हें अहकामात जारी किए कि इसकी जाकर पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्यादी के साथ जाकर मुलाकात करवाएं। उसके बाद भी अडयाला जेल के एक सुप्रीडेंट ने या फिर वहां के छोटे मोटे हवालदार ने 3 जो रुकनी जजेस हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस, उनके फैसले को नहीं माना बल्कि उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि हमें आज ये फैसला करना पड़ेगा, जजेस हमें साफ साफ बता दें कि अदालतें यरगमाल हो चुकी हैं और जजेस कंट्रोल हो रहे हैं, जजेस मैनेज हो रही हैं, जजेस किसी खौफ में हैं। अगर आप हमें साफ साफ बता देंगे, फिर हम जाने, अदालतें जाने और ये सारे लोग जाने, फिर आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा, लिहाजा हमें साफ साफ बता दें। और उन्होंने कहा कि कोर कमांडर के साथ मेरी मुलाकात हुई है, वो अनऑफिशियल मुलाकात थी, वो खुद CM हाउस में आए थे और वो सिर्फ मुझे मुबारकबाद देने आए थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं। उनसे पूछा गया कि क्या अमन अमान के ऊपर बातचीत हुई है सूबे के हवाले से, उन्होंने कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई, ये ऑफिशियल मीटिंग ही नहीं थी, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, CM हाउस मेरे पास है, लिहाजा वहां पर IG आते हैं, वहां पर सिक्योरिटी इदारों के लोग आते हैं, वहां पर कोर कमांडर साहब भी आए और वो सिर्फ मुझे मुबारकबाद देने आए। इसके अलावा ना कोई बातचीत हुई, ना कोई गुफ्तगू हुई और ना ही मैं कोई करूंगा, चूंकि जब तक इमरान अहमद खान न्यादी मुझे इजाजत नहीं देते, खान से मुलाकात के बाद में कोई भी ऑफिशियल या फिर कोई भी सिक्योरिटी अमूर के ऊपर मुलाकात करनी हुई, बातचीत करनी हुई तो मैं करूंगा। इस वक्त नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब अडयाला जेल के बाहर मौजूद है, उनका बाकायदा से नाम मौजूद है, लिस्ट के अंदर नाम मौजूद है। लेट्स सी आज उनकी मुलाकात होती है या मुलाकात नहीं होती। अगर तो मुलाकात हो जाती है तो नाज़रीन बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और एक स्मूथ ट्रांजिशन होगी, यहां से चीजें आगे बढ़ेंगी, वफाक और सूबा और इदारे मिलकर आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा नाज़रीन कोई इंडिया से नहीं आया हुआ, खैबर पख्तूनख्वा कोई ऊपर से आसमान से नहीं गिरा हुआ, हमारे मुल्क का सूबा है, 4-5 करोड़ नाज़रीन उसकी आबादी है, स्ट्रेटेजिकली सबसे अहम तरीन सूबा है, उसकी जमीनों के नीचे मदनी आते हैं। लिहाजा इस तरह से इग्नोर या बिल्कुल साइडलाइन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा जाए कि यह अछूत है या बिल्कुल इसे साइडलाइन कर दें। हम सब ने, वफाक ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, सिक्योरिटी इदारों ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, इमरान खान ने, KPK चीफ मिनिस्टर ने, KPK की अवाम ने, हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना है।
اور ایک ایسا صوبہ جہاں پر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, ایک ایسا صوبہ جس کے بارڈر کے اوپر بھارتی پراکسی آ کر بیٹھ گئی ہے, ایک ایسا صوبہ جس کے بارڈر جس ملک کے ساتھ لگ رہی ہیں وہاں کے سارے مولوی اپنے آپ کو بیچ کر انڈیا کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. لہٰذا اٹس اے ہائی ٹائم کہ اگر کوئی سینسیبل ہے, یا میرے جیسا ناظرین ایک جاہل آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہاں سے پروگرس پاکستان کی اس پورے ملک کی بقا صرف اس چیز میں ہے کہ ملیں, بیٹھیں, ڈسکس کریں, نیگوشیٹ کریں, ایک دوسرے کو معاف کریں, گلے لگائیں, انڈرسٹینڈ کریں اور آگے بڑھیں. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہ جو تجربہ ہے ناظرین, یہ شاید ایسا خوفناک ہوگا کہ پھر جو نسلیں ہیں وہ بھی ناظرین خون کے آنسو روئیں گی اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں گے ناظرین, سہیل خان آفریدی ایک ینگ بلڈ ہے, ایک بالکل نوجوان لڑکا, ایک نوجوان سی ایم کو آپ دھکیل رہے ہیں, بالکل دھکیل رہے ہیں. آپ نے اسی دیوار کے اندر چن دیا ہے, وہ عدالتوں سے احکامات لے کر آتا ہے, آپ اس کی بات چیت سی ایم خان سے نہیں ہونے دیتے, وہ جلسے جلوس کرتا ہے, وہ عوام میں اسی لیے چلا گیا. آج بھی سہیل خان آفریدی نے کہا کہ میں وکلا آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک کریڈٹ ناظرین سہیل خان آفریدی کو جاتا ہے کہ ابھی تک وہ بندہ تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے, وہ بندہ پرووک نہیں ہو رہا, وہ بندہ انسٹیگیٹ نہیں ہو رہا. گڈا پور جو بڑھ کے مارتے تھے نا, دھمکیاں دکھاتے تھے, میں ہتھیار لے کر آ جاؤں گا, میں ہتھیار لے کے میں پہاڑوں سے نیچے آؤں. وہ پچھلی دفعہ انہوں نے کہا میں اس پہاڑ سے, ہو سکتا ہے میں فلانے پہاڑ سے نیچے نہیں, اور سکتا ہے میں غار سے نکل کر آ جاؤں. ہی از سینسیبل, ہی از ڈیسنٹ, ہی از گڈ لکنگ, ہی از ایجوکیٹڈ. وہ کھڑا ہوتا ہے, وہ ایک بڑا کمپوز طریقے سے کھڑا ہوتا ہے, کمپوز گفتگو کرتا ہے. وہ ایک بڑا گڈ لکنگ ہینڈسم قسم کا سی ایم ہے, خیبر پختونخوا کا ایک بڑا ڈیسنٹ جینٹل مین ہے, نچلے لیول سے پروگرس کر کے اوپر آیا ہوا ہے. اسے یہ اندازہ ہے کہ میری روایات کیا ہیں, میری حدود کیا ہے, میری گفتگو کیا کرنی ہے, میری بات چیت کیا کرنی ہے, میرے الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے, میں نے کسے کیسے جا کر ایڈریس کرنا ہے, میں نے کیسے دباؤ ڈالنا ہے, کیسے پریشر ڈالنا. تو یہ ساری چیزیں ناظرین سہیل خان آفریدی کی نظر آ رہی ہیں. اب ناظرین پہلے تو یہ ڈان اخبار کی آپ خبر دیکھ لیں. یہ جناب پہلے پیج کے اوپر خبر ہے کہ مسنگ سائبر کرائم آفیشلز ٹرن اپ ان دا ایف آئی اے کسٹڈی, کہ جناب جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے جو 5-6 آفیشلز غائب کیے گئے تھے, اٹھائے گئے تھے, وہ جناب ایف آئی اے کے حوالے کر دیے گئے ہیں. ایف آئی اے نے بہرحال ان کی گرفتاری ڈال دی ہے. The officials of the National Cybercrime Investigation Agency, who were said to have been missing for the several weeks, are expected to be produced before the local court on Tuesday. تو یہ جناب باقاعدہ سے آفیشل جو غائب ہوئے تھے, اٹھائے گئے تھے, وہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اور آج عدالت میں انہیں پیش کیا جائے گا. The officials in custody including NCCI ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری, ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے سرفراز چودھری, ڈپٹی ڈائریکٹر ہے محمد زوار, سب انسپیکٹر ہے علی رضا, شعیب ریاض, مشتبہ رمضان اینڈ یاسر گجر. 1 2 3 4 5 اور 6, یہ 6 آفیشلز ہیں جو مسنگ تھے, غائب تھے, اور انہیں باقاعدہ سے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب اسلام آباد سے جو ایک ڈائریکٹر آپریشنل تھے عثمان صاحب, انہیں جو اٹھایا گیا تھا ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے, لیکن یہ 6 کو ناظرین باقاعدہ سے ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے اور انہوں نے رشوت پکڑی. اب میں جو ناظرین ان کی کہانی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے. وہ ایف آئی آر پڑھ کر ناظرین آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب یہ کیا کرتے رہے ہیں, اور یہ ہمارے ادارے, ہمارا نظام کس قدر کھوکھلا نظام ہے کہ یہ جناب کس طریقے سے پیسے لے رہے ہیں. یہ ناظرین جو شعیب ریاض ہے, یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, ان کے حوالے سعد الرحمان کو عرف ڈکی بائی کو کیا گیا کہ بھائی اس نے جعلی ان رجسٹرڈ جوا کمپنیاں پاکستان میں پروموٹ کی اور لوگوں کو کروڑوں اربوں روپے کا ٹیکہ لگوایا. یہ سعد الرحمان اس ڈکی بائی کے اوپر الزام تھا, اور شعیب ریاض صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعیب ریاض نے انویسٹیگیٹ کرنے کے بجائے ڈکی بائی کی جو بیگم ہے اروب جتوئی, ان کو مقدمے سے ریلیف دینے کے لیے سب سے پہلے 60 لاکھ روپیہ یعنی 6 پیٹی انہوں نے سب سے پہلے ڈکی کی بیوی کو جناب ریلیف دینے کے لیے انہوں نے پکڑی. تو 6 پیٹی وہاں سے آگئی, اور یہ انہوں نے پیٹی کیسے لی, یعنی 60 لاکھ روپیہ کیسے لیا. بازریہ عثمان, سعد الرحمان اور شعیب کا دوست, اور سلمان عزیز جو کہ شعیب ریاض کا فرنٹ مین تھا. فرنٹ مین آپ کو یاد آ رہے ہوں گے, وہ ٹی ٹی کیس ناظرین, فرنٹ مینوں کے ذریعے کیسے پیسوں کی پرتیں بنائی جاتی تھی, ایک پرت, دوسری پرت, تیسری پرت. تو ان کے الگ سے فرنٹ مین ہیں جو پہلے ایک پیسے لیتا ہے, وہ آگے دودھ والے کو دیتا ہے, دودھ والا لسی والے کو دیتا ہے, لسی والا کوڑے والے کو دیتا ہے, کوڑے والا جا کر ان کے اکاؤنٹس میں ڈال کر آتا ہے. وہ زرداری صاحب, وہ آپ کو یاد ہوگا, دودھ والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل رہے تھے اور وہ سارے. تو یہ فرنٹ مین کے ذریعے پہلے 60 لاکھ روپیہ ہتھیایا گیا, رشوت لی گئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد سعد الرحمان عرف ڈکی بائی کو جوڈیشل کروانے کی غرض سے مزید 30 لاکھ روپے یعنی 3 پیٹیاں مزید لے گئے, اور یہ صرف چند عرصے میں ناظرین, یہ میرے خیال میں 1-1.5 مہینے کے اندر یہ سب روکڑا لیا گیا. 30 لاکھ روپے الگ سے لیے گئے, اور یہ چیکس کی صورت میں لیے گئے, اور یہ اگین ایک شہباز نامی ایک فرنٹ مین تھا, اس کے ذریعے لیے گئے. پھر ناظرین یہ بات یہاں پر نہیں رکی, دوران انکوائری پایا گیا کہ جناب ڈکی بائی سے شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے رشوت کی کل رقم 90 لاکھ روپے ناظرین اس بندے نے روکڑا کیش, نہ 9 پیٹیاں,
9 पेटियां इस बंदे ने डकी भाई से और उनकी फैमिली से अपने फ्रंट मेनू के जरिए, जिनमें उस्मान, सलमान, अजीज और मुल्जिमान के वकील चौधरी उस्मान के साथ बहामन साजबाज से ये सारी दी। फिर 60 लाख रुपए अलग से लिए नाज़रीन, और फिर बाकायदा से इन्हें तकसीम किया गया पैसों में, ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अच्छा शोएब रियाज 60 लाख लगेगा, फलाना इतना रखेगा, फलाना इतना रखेगा। ये बाकायदा से FIR है नाज़रीन कि कैसे इन्होंने पैसे लिए। अच्छा, ये बात यहां पर खत्म नहीं होती, फिर ये बताया जा रहा है कि शोएब रियाज ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मुलजिम के भाई के अकाउंट से, यानी डकी भाई के भाई के अकाउंट से तकरीबन $3,26,420 बाजरिया बाइनांस अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। दौरान इंक्वायरी जो गिरफ्तार मुलजिम है सादुर रहमान और दिगर को रिलीफ का झांसा देकर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत लेते हुए दुरुस्त तौर पर कसूरवार पाए गए हैं। दौरान इंक्वायरी मजीद पाया गया है कि मुलजिम, जो कि बाकायदा एक नेटवर्क के तौर पर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए माहाना के बुनियाद पर मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स, ऑनलाइन फ्रॉड और मुलविस जो अफराद और इंक्वायरियां और मुकदमात में मुख्तलिफ लोगों से ये रोजाना की बुनियाद पर भी रिश्वत लेता था और माहाना 10 लाख रुपए या 1 मिलियन रुपीस ये आगे दोस्तों तक पहुंचाता था। तो नाज़रीन, ये सिर्फ डकी बाई का केस नहीं है, बल्कि जो कॉल सेंटर्स जाली तरीके से बनाए जा रहे थे, ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते थे, तो वहां पर जो भी लोग, जो भी कल्प्रिट्स, जो भी जालसाज शामिल थे, ये नाज़रीन उनके साथ मिलकर साजबाज करके नाज़रीन अरबों रुपए, करोड़ों रुपए की खाली रिश्वत की मद में ये माल बनाया जा रहा था, ये पैसा बनाया जा रहा था। और उसके बाद नाज़रीन इन्हें उठाया गया और गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खौफनाक किस्म की नाज़रीन कहानी है, और ये अगेन शो करती है कि हमारा निजाम किस कदर खोखला, बदबूदार, गिर चुका और ये गटर का निजाम बन चुका है। नाज़रीन, इसे तेजाब से गुसल दिए बगैर ये निजाम दोबारा से ठीक नहीं होगा। इस पूरे के पूरे सिस्टम को तेजाब से गुसल देने की जरूरत है। कल नाज़रीन इस्लामाबाद की एक मार्केट से एक सब्जी फरोश को उठाकर लेकर गए, 7,000 रुपया रिश्वत लेकर वहां के एक बदबूदार ब्यूरोक्रेट ने, वहां के एक बदबूदार असिस्टेंट कमिश्नर ने 7,000 रुपया हराम रिश्वत लेकर उस नौजवान को छोड़ा है। और मैं उस नौजवान को भी जानता हूं, उस एसी को भी जानता हूं नाज़रीन, जिसने ये रिश्वत लिया है, जिसने ये पैसा लिया है, और वो हराम जाकर नाज़रीन अपनी बीवी और अपने बच्चों को जाकर खिलाएगा। ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। नाज़रीन, डॉन अखबार भी इस बात को कंफर्म कर रहा है, और पहले इजरायली अखबार ने खबर दी कि जनाब जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसमें जो गाजा में जाएगी, उसमें अजरबैजान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया की अफवाज भी शामिल होंगी। तो ये खबरें जो पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए, टेलीविजन के ऊपर होनी चाहिए, हमारी असेंबली में डिस्कशन होनी चाहिए, ये हमें नाज़रीन इजरायली अखबार ये खबर देती है, और उसके बाद हमारा अंग्रेजी अखबार छापता है। ख्याल रखिएगा, मुबारक हो, अल्लाह हाफिज।